हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल बेटा? ओके, तो बेटा हम बात कर रहे हैं क्लास 12th में बिजनेस स्टडीज़ की। एंड इन बिजनेस स्टडीज़ वी आर एट अवर लास्ट वी कैन से लास्ट चैप्टर ऑफ पार्ट 1, that is controlling. And in previous video of this chapter we have discussed about the meaning and concept of controlling, nature and features of controlling, and limitations and importance of controlling. Now in this video we will going to discuss about planning and controlling and its relationship. Now we are having main focus on what is planning and what is controlling. बेटा हम प्लानिंग पढ़ के आ चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में हमने कंट्रोलिंग भी डिस्कस किया, तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है बेटा, हमने उस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। और उनमें रिलेशंस क्या है, हमने उस चीज़ को फोकस करना है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के अंदर कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो स्टार्ट करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। तो बिफोर स्टार्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग वी शुड हैव सम नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग। हाँ जी, प्लानिंग बेटा हमने स्टार्टिंग में जब हम मैनेजमेंट फंक्शन की बात कर रहे थे तो हमने स्टार्टिंग प्लानिंग से की थी। और प्लानिंग के बारे में हमने पढ़ा था कि प्लानिंग इज़ नथिंग बट थिंकिंग इन एडवांस, दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू इट, है ना, वही है। एंड इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। ठीक है बेटा, तो हम कहाँ पर हैं और हमें कहाँ पर जाना है, उसके बीच का जो बेटा गैप है उसको ये क्रिएट करता है, उसको उसके वहीं पर ही जो ब्रिजेस क्रिएट किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड प्लानिंग। हाँ जी, अब कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग नथिंग स्पेशल बट जो हमने प्लांट परफॉर्मेंस हमारी जो हमने स्टैंडर्ड सेट की है बेटा, उसको हम चेक करते हैं, हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस से हम कंपेयर करते हैं और हम पाते हैं कि वहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है, देन कंट्रोलिंग वहीं पर ही ख़त्म हो जाता है ना। अगर वहाँ पर हमें लगता है कि इज़ देयर एनी डेविएशन इन बिटवीन द स्टैंडर्ड ऑब्जेक्टिव्स एंड स्टैंडर्ड गोल्स एंड actual outcome or actual performance of the organization, then we should have to take corrective measures for reducing or we can say for rectifying the deviations. ठीक है, that is called controlling. तो अब इन दोनों में जो रिलेशन है वो कैसे क्रिएट होगा उसके बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो बोल रहा है प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इनसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट, मतलब ये मैनेजमेंट के जुड़वा भाई बहन समझ लीजिए इन दोनों को, ये जुड़वा है दोनों जो कि इनसेपरेबल है, जिनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। प्लानिंग मैनेजमेंट के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, प्लानिंग कंट्रोलिंग के ऊपर एंड कंट्रोलिंग प्लानिंग के ऊपर। हाँ जी, बोथ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, बहुत एक दूसरे के क्लोज हैं, है ना। फिर बोल रहे हैं कंट्रोलिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ प्लान्ड एक्शंस। अब देखो कंट्रोलिंग जो की जाएगी वो किसके लिए की जाएगी, जो हमारे प्लान्ड एक्शंस थे, इसका मतलब प्लानिंग का होना जरूरी है कंट्रोलिंग के लिए। एंड प्लानिंग इज बेस्ड ऑन कंट्रोलिंग, हम जो प्लानिंग कर रहे हैं तो हमारा बेस क्या रहेगा, हमारा कंट्रोलिंग। कि प्लान किया तो उसको हम बाद में जाके एक्चुअल आउटपुट से चेक भी करेंगे। तो यहाँ पर जो प्लान किया उसके लिए हमने कंट्रोलिंग आगे प्रोविजन रखा है, और कंट्रोलिंग तभी होगा जब वहाँ वो कुछ ना कुछ हमारी प्लानिंग होगी। ठीक है, तो बोल रहा है बिकॉज प्लान्स आर बेस्ड ऑन द पास्ट इवेंट्स, वही चीज़ बोल रहा है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर एंड इफेक्टिव बाय प्रोवाइडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर कंपैरिजन विद द एक्चुअल परफॉर्मेंस। ठीक है ना, प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग को इजी करता है। किस तरीके से इजी करता है, उन कंट्रोलिंग को स्टैंडर्ड्स जो हैं वो दे करके कि भी हमारे स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन के ये हैं, और जो आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस आएगी उससे आप इसको कंपेयर कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ पर आपको डेविएशन लगे वहाँ पर उसको करेक्टिव मेजर्स लेने, तो वो यहाँ पर प्लानिंग क्या करता है, कंट्रोलिंग को और ईजी कर देता है बेटा। हाँ जी, कंट्रोलिंग इंप्रूव द फ्यूचर प्लानिंग। अब कंट्रोलिंग क्या होगा, फ्यूचर जो प्लानिंग होगी उसको इंप्रूव करेगा बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन ड्राइव फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। जो हमारा पास्ट एक्सपीरियंस था उसमें हमारी जो डेविएशन आए तो क्यों आए, उसका रीज़न क्या था, वो प्रोवाइड करेगा। उसके बेस पर हम क्या करेंगे, फ्यूचर प्लानिंग करेंगे। तो क्या है, कंट्रोलिंग भी प्लानिंग को एक तरफ से हेल्प कर रहा है बेटा, और प्लानिंग भी कंट्रोलिंग को एक तरफ से हेल्प कर रहा है। हाँ जी, बोल रहे हैं प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटरलिंक्ड एक्टिविटीज़। कोई दिक्कत नहीं बेटा, विदाउट प्लानिंग देर इज नो बेसिस फॉर कंट्रोलिंग एक्टिविटीज एज वी कैन हैव टू कंपेयर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान परफॉर्मेंस। ये बता वही है कि प्लानिंग के बिना कंट्रोलिंग का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड के साथ ही हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को सेट कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं। इसलिए प्लानिंग का होना बहुत ज़रूरी है फॉर कंट्रोलिंग। यस, बोल रहे हैं इफ़ कंट्रोलिंग इज़ नॉट इफेक्टिव,
कंट्रोलिंग इफेक्टिव नहीं होगी तो क्या होगा बेटा, देन प्लान्ड एक्टिविटी कैन नॉट बी प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेड, जो प्लान्ड एक्टिविटी जो हम प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बोल रहा है इट इज सेड दैट प्लानिंग इज लुकिंग अहेड, प्लानिंग क्या है बेटा, लुकिंग अहेड फंक्शन है, फॉरवर्ड लुकिंग है, वाइल कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक फंक्शन। बट ऐसा नहीं है बेटा, दोनों के दोनों फंक्शन ही क्या है, बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है अपने आप में, ठीक है। प्लानिंग मेक्स कंट्रोलिंग ईजियर एंड इफेक्टिव, हो सकता है बेटा कि प्लानिंग के बेस पर जो हम कंट्रोलिंग को ईजी वे में हम क्या करते हैं कि स्टैंडर्ड सेट करके उसको और ईजी कर देते हैं उसके लिए। कंट्रोलिंग इंप्रूव द फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, वही बेटा हम जो पीछे बढ़ के आए थे, सेम पॉइंट है, हाँ जी। तो इनको हम जब शॉर्ट में, इन शॉर्ट हम देखें क्या रिलेशनशिप है तो क्या बोल सकते हैं, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। सिंपल एक लाइन में हम बोल सकते हैं कि कंट्रोलिंग क्या है, प्लानिंग के बिना अंधा है, ठीक है। प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस और यूजलेस, और प्लानिंग कंट्रोलिंग के बिना क्या, मीनिंगलेस है, उसका कोई मतलब नहीं है, हाँ जी। प्लानिंग इज इंटेलेक्चुअल प्रोसेस वेयर एज कंट्रोलिंग इज इवेल्युएशन प्रोसेस। प्लानिंग के अंदर हमारा इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, हम मेंटल एक्टिविटी के ऊपर फोकस करते हैं, हम फोकस करते हैं कि क्या करना है आगे, हम उसमें मेंटल एक्सरसाइज करते हैं। लेकिन कंट्रोलिंग में क्या करते हैं, हम इवेल्युएशन के ऊपर फोकस करते हैं कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया है और जो हम एक्चुअल परफॉर्मेंस कर रहे हैं, दोनों के बीच में क्या डेविएशंस हैं उसको हम चेकआउट कर रहे हैं बेटा, इवेल्युएशंस कर रहे हैं वहाँ पर, ठीक है। बोथ आर बैकवर्ड एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग फंक्शन। तो ये इन शॉर्ट बेटा जो मेन रिलेशन है जिनको हम शॉर्ट में हम बता सकते हैं वो ये पॉइंट है, क्लियर है, हाँ जी। तो देखो मैनेजमेंट फंक्शन जो 5 है कंट्रोलिंग, उसके बारे में दोबारा से क्या पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है, इट इज़ थ्रू कंट्रोलिंग दैट वन एंश्योर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्लान्स। मतलब ये सिर्फ कंट्रोलिंग ही है जिसके बेस पर जो हम प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि प्लान जो है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज यूजलेस और मीनिंगलेस। तो मीनिंगलेस क्यों है, क्योंकि आप जो एग्जीक्यूशन करेंगे प्लान्स की वो किसकी बेस पर करेंगे, किसके बेस पर करेंगे, कंट्रोलिंग के बेस पे तो करेंगे बेटा। आप स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं तो उनको आगे हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस से क्या करना है, कंपेयर तो करना पड़ेगा ना, तभी तो हमारे जो प्लानिंग है उसका कोई ना कोई मेन फोकस रहेगा, ठीक है। तो बोल रहा है ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। तो यहाँ पर मेन जो कंट्रोलिंग का मेन मोटिव क्या होता है, जो एक्चुअल रिजल्ट है उसको डिजायर्ड रिजल्ट के बिल्कुल आसपास लेकर आया जाए। जरूरी नहीं है बेटा कि जो आपके स्टैंडर्ड आपने सेट किए हैं एग्जैक्ट 100% वही स्टैंडर्ड को आप अचीव कर लें। हो सकता है कि डेविएशन रहे, ठीक है, डेविएशन पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं बेटा, ठीक है, डेविएशन रह सकता है, लेकिन डेविएशन का जो लेवल है वो क्या है, अगर बहुत हाई है देन यू शुड हैव टू टेक करेक्टिव मेजर्स रिगार्डिंग दैट। इफ द डेविएशन इज नॉर्मल डेविएशन देन देयर इज नो नीड टू टेक एनी काइंड ऑफ करेक्टिव एक्शंस टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डेविएशंस, क्लियर है बेटा। तो जो हम इसके अंदर देखो कुछ पॉइंट्स जो हमारे स्टेप्स हैं जिनको हम पढ़ेंगे बेटा, सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स, एनालाइजिंग डेविएशंस, देन टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। तो ये हमारे जो प्रोसेस है बेटा जिनके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग देखो बेटा क्या बोलता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एस्टेब्लिश करेंगे परफॉर्मेंस क्राइटेरिया एंड स्टैंडर्ड्स। सबसे पहले तो मैं परफॉर्मेंस क्राइटेरिया स्टैंडर्ड और जो स्टैंडर्ड्स हैं हमारे प्लानिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको सेट करना है। फिर हम मेजर करेंगे जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है, जो हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हमने की है उसको मेजर करेंगे। मेजर करने के बाद हम क्या करेंगे, जो हमने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ क्या बेटा करेंगे, कंपेयर करेंगे, दोनों को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कि इन दोनों में क्या डेविएशंस हैं क्या डेविएशंस नहीं है। फिर उसको इवेलुएट करेंगे और कोई डेविएशन पाया जाता है तो हम वी विल टेक करेक्टिव एक्शन टुवर्ड्स दैट पर्टिकुलर डेविएशंस, ठीक है। तो करेक्टिव डेविएशंस होंगे, फिर चेंज स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, मेंटेन स्टेटस हो स्टेटस पोटेंशियल हो सकती हैं, मतलब ये सारे हमारे करेक्टिव एक्शंस बेटा आगे इन फ्यूचर हो सकते हैं। तो हम डिटेल में इनको पढ़ते हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट है वो अपना सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स। तो बोल रहा है स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट्स और यार्ड स्टिक्स अगेंस्ट विच द एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मेजर्ड। तो स्टैंडर्ड्स हैं क्या एक्चुअली में, एक वो टारगेट है जिसके बेस पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करेंगे, मेजर करेंगे बेटा कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है और हमारे स्टैंडर्ड्स क्या है, उनका हम कंपैरिजन तभी कर पाएंगे बेटा। हाँ जी, बोल रहा था स्टैंडर्ड्स आर द बेसिस फॉर कंपैरिजन कंपेयरिंग परफॉर्मेंस एंड हैंस मस्ट बी अचीवेबल एंड शुड बी set up keeping in mind the resource of the organization and must be numerical and measurable in terms। हाँ जी, तो बोल रहा है कि जो स्टैंडर्ड्स हैं उनका बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए, बट ये देखो क्या है कि ये हमारा मेनली कंपैरिजन बेसिस के लिए होता है ना। तो इसको हमें इस तरीके से सेट करना है अपने स्टैंडर्ड्स को कि हम उसको अचीव भी कर सकें, मतलब अचीवेबल होना चाहिए, हमारे एम्प्लॉयज़ के जो एफिशिएंसी लेवल है उसके अकॉर्डिंग हमें सेट करना है इसको, है ना। और उसके बाद हमने ये सब चीज़ें भी देखनी कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके पास रिसोर्सेज कितने हैं, ठीक है,
इन बिट हम ये ना हो कि हम स्टैंडर्ड बहुत हाई लेवल के सेट कर लिए, हमारे पर रिसोर्सेज बहुत लो हैं, ठीक है। हमें ये चेक करने की जो रिसोर्सेज हैं और जो हमारे एक्चुअल स्टैंडर्ड्स हैं उनके बीच में ज़्यादा गैप ना हो, ठीक है। और वहाँ पर हमने ये भी चेक करना है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए हैं, हमने मतलब मैक्सिमम लास्ट तक यही प्रेफरेंस देनी है कि जो स्टैंडर्ड सेट किया जाए वो न्यूमेरिकल टर्म्स में हो, जिनको मेजर कर सके। क्लियर है बेटा? हाँ जी। सेकेंड पॉइंट इज मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस, तो हम परफॉर्मेंस को मेजर करेंगे। फिर बोल रहा है आफ्टर सेटिंग अप स्टैंडर्ड्स द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉय इज मेजर्ड, ठीक है, बाय इवेलुएटिंग द एक्चुअल वर्क डन बाय द एम्प्लॉय। फिर हम क्या करेंगे, जो एक्चुअल वर्क एम्प्लॉयज ने किया है उसको हम क्या करेंगे, उसको मेजर करेंगे बेटा। उसको क्या करेंगे, मेजर, कि हमने एक्चुअली में काम क्या किया है, ठीक है। व्हेन द परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड न्यूमेरिकली देन इट इज़ वेरी कन्वीनियंट टू मेजर द परफॉर्मेंस, ठीक है। अगर परफॉर्मेंस जो है मेजर न्यूमेरिकली होता है, अगर हमारे पास स्टैंडर्ड्स न्यूमेरिकल बेसिस पे हैं और हम न्यूमेरिकली उसको मेजर कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा, बहुत ईजिली हम उसको मेजर कर पाएंगे बेटा। बोल रहा है वाइल मेजरिंग द परफॉर्मेंस द क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ द परफॉर्मेंस केप्ट इन माइंड। तो हमने क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों ही एस्पेक्ट को अपने माइंड में रखना है और उसके बेस पर हमें मेजरमेंट करनी है। यस। नेक्स्ट बोल रहा है समटाइम्स एम्प्लॉइज अचीव द क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स बाय इग्नोरिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स। कई बार होता है कि हम क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड तो अचीव कर लेते हैं, पर हम क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड्स को क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं बेटा। उससे बेटा हमारी जो ओवरऑल एफिशिएंसी है जो ऑर्गेनाइजेशन की, वो डाउन चली जाएगी। ध्यान रखना इस चीज़ को। तो बोल रहे हैं जनरली द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजर इज मेजर्ड बाय लुकिंग एट ओवरऑल एफिशिएंसी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जनरली जो है परफॉर्मेंस के जो है हम बात करते हैं तो मैनेजर क्या चेक करता है, वो ओवरऑल एफिशिएंसी के ऊपर बात करता है। इसमें हमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दोनों के ऊपर फोकस करना है। एग्जाम्पल दे रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज मेजर्ड बाय चेंज इन टेक्नोलॉजी एंड अपडेशन ऑफ प्रोडक्शन इन डिपार्टमेंट, ठीक है। जो अपडेशन ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सॉरी, बोला द परफॉर्मेंस शुड बी मेजर्ड पीरियोडिकली इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब पीरियोडिकली इसको हमने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इसको रेगुलर बेसिस पे क्या करना है, उसको मेजर करते रहना बेटा। यस। अगला पॉइंट आ गया, जो अगला स्टेप है दैट इज कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। हमने आगे पॉइंट क्या करना है कि जो हमारा आफ्टर मेजरिंग ऑफ परफॉर्मेंस द मैनेजर कंपेयर द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस, ठीक है, और वी कैन से स्टैंडर्ड्स। हाँ जी। जो फिर एम्प्लॉय ने एक्चुअली में परफॉर्मेंस दी है उसको मैनेजर क्या करेगा, जो उनकी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस थी बेटा उससे कंपेयर करेगा, ठीक है। उससे कंपेयर करेगा, उसके बाद क्या होगा, इफ़ देयर इज अ मैच इन बोथ देन कंट्रोलिंग फंक्शन एंड्स देयर ओनली। अगर वहाँ पर दोनों में मैचिंग मिल जाती है, दोनों जो हमारे स्टैंडर्ड्स थे एक्चुअल परफॉर्मेंस के इक्वल हैं, तो कोई दिक्कत नहीं बेटा। वहाँ पर हम बोल देंगे कंट्रोलिंग फंक्शन यहीं पर ही खत्म होता है, एंड होता है उसका। बट इफ़ देयर इज मिसमैच और डेविएशन देन द मैनेजर ट्राई टू फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ डेविएशन। अगर कोई डेविएशन पाया जाता है तो उसका एक्सटेंट दिखाएगा कि वो डेविएशन किस लेवल का है, क्या डेविएशन बहुत ज़्यादा है या डेविएशन का लेवल बहुत कम है, वो चेक करेंगे। इफ़ द डेविएशन इज माइनर देन इट शुड बी इग्नोर्ड। डेविएशन माइनर है तो कोई दिक्कत नहीं, इसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अदरवाइज टाइमली एक्शन मस्ट बी टेकन। अगर जो डेविएशन है वो क्या है, नॉर्मल ना होकर के एबनॉर्मल है, देन देयर शुड बी we can say the management should take corrective actions towards that deviation. Yes. अब देखो बेटा, आप हमने एक एग्जांपल है। अब इसमें देखो बेटा हो क्या रहा है, मेनली देखो आपके स्टैंडर्डाइज प्रोडक्शन दे रखी है 10 यूनिट्स। आपको आपका स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया, आपके 10 यूनिट्स आपको प्रोड्यूस करना है पर डे, समझ ली इसको, है ना। फिर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस एम्प्लॉयज़ की देखी, एक एम्प्लॉय ने 8 यूनिट क्रिएट किया, एक ने 10 का 10 कर दिया, एक ने 12 यूनिट कर दिया, ठीक है। तो अब इसका रिजल्ट हमने चेक किया, तो रिजल्ट क्या बोलेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड 10 था, हमने प्रोड्यूस 8 किया है, तो हम क्या चले गए, नेगेटिव में चले गए। तो हमारा डेविएशन क्या है, नेगेटिव, और डेविएशन क्या है, 2 का है, ठीक है। 10 का 10 क्या है, तो यहाँ पर 0 डेविएशन है, तो यहाँ पर कोई डेविएशन नहीं है बेटा, ठीक है। फिर हमने बात की 12 यूनिट्स की, बनाने 10 थे, बना कितने दिए, 12, तो डेविएशन तो है ना बेटा, पर वो पॉजिटिव डेविएशन है। कौन सा डेविएशन है, पॉजिटिव। अब बेटा ये पॉइंट तो हमने चेक कर लिया यहाँ पर। उसके बाद हमें ये भी चेक करना है कि जो ये डेविएशन है बेटा, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, ठीक है। अगर ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन की, हर एक ऑर्गेनाइजेशन इसको अपने स्टैंडर्ड्स को, अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो एक्सटेंट है उसको क्या करते हैं, निर्धारित करती है अपने बेस पर। तो उसके बेस पर शायद ये 8 यूनिट नॉर्मल भी हो सकता है और एबनॉर्मल भी हो सकता है, डिपेंड अपॉन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यस। फिर एनालाइजिंग द डेविएशंस, फिर हम एनालाइज करेंगे। बोल रहा है ऑल डेविएशन नीड नॉट टू बी ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट, ठीक है।
अब हर एक डेविएशन को आपको टॉप लेवल मैनेजमेंट को बताना कंपलसरी नहीं है कि मान लो कि आपने एक पूरा इंपोर्ट किया, एक ट्रक मतलब शिपमेंट आई आपकी, ठीक है, शिप के थ्रू आपका पूरा मतलब कुछ रॉ मटेरियल आया है बेटा, ठीक है। रॉ मटेरियल काफ़ी, मान लो कि 100 क्विंटल रॉ मटेरियल था। 100 क्विंटल रॉ मटेरियल में से हम मान लेते हैं कि 5 किलो जो रॉ मटेरियल था वो डैमेज हो गया बीच में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन देना जरूरी नहीं बेटा। हमें पता 100 क्विंटल के अंदर 5 किलो कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है, ठीक है। हमने देखा कि जो पेट्रोल जो आया है बेटा वो ड्रम्स में भर करके आया है और 500 ड्रम्स लेके आए गए हैं। 500 ड्रम में से हमने देखा कि 2 ड्रम्स थे वो उनमें लीकेज हो गई थी, तो बेटा वो नॉर्मल डेविएशन था, उसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। इन 500 में से हमने देखा कि 100 या 150 जो ड्रम्स थे उनमें लीकेज हो गई है, तो ये एबनॉर्मल डेविएशन है बेटा। वी शुड कंसल्ट इट विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो हमें उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। A range of deviation should be established and only cases beyond this range should be brought to the knowledge of the top level management। हमें एक रेंज हमेशा क्या करनी है, क्रिएट करनी है डेविएशन की हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर उस रेंज से ऊपर आपका डेविएशन जाता है देन यू विल गो टूवर्ड्स द टॉप लेवल मैनेजमेंट और उस चीज़ को बताएं। अदरवाइज बार बार टॉप लेवल मैनेजमेंट को इस चीज़ में डालने की जरूरत नहीं होती है बेटा। बोल रहे हैं दिस डेविएशन शुड बी क्लासिफाइड एज वंस विच are to be attended urgently and the other which can be ignored or are not to be significant, ठीक है। मतलब यहाँ पर आपको ये भी देखना है कि डेविएशन किस टाइप का है। अगर डेविएशन बहुत हाई प्रोफाइल डेविएशन है या फिर बहुत हाई लेवल का डेविएशन है तो आपको अर्जेंट वहाँ पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर लगता है कि डेविएशन बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, तो आप उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। So this is all about your we can say relationship between planning and controlling process। तो बेटा कंट्रोलिंग प्रोसेस बहुत इजी है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है बेटा। ये नॉर्मली हर एक बच्चा इसको इजीली सुन के भी समझ सकता है, तो आपको इसको ढंग से बेटा पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कई बार कि डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोलिंग एंड व्हाट आर द वेरियस कंट्रोलिंग प्रोसेस, है ना, व्हाट आर द स्टेप्स फॉलोड इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस। तो सिंपल क्वेश्चन भी इसके अंदर आ सकता है बेटा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल बस 4-5 स्टेप्स हैं उनको याद रखना है कि स्टार्टिंग में हमें स्टैंडर्ड सेट करना है, ठीक है। फिर हमें एक्चुअल परफॉर्मेंस को क्या करना है, मेजर करना है। फिर जो स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, उनको क्या करना है, कंपेयर करना है बेटा। फिर एनालाइज करना है, उसको एनालाइज करेंगे तो इफ़ देयर इज़ एनी डेविएशन देन वी शुड हैव टू रेक्टिफाई दैट डेविएशन, ठीक है, टेक करेक्टिव एक्शन टुवर्ड्स दैट डेविएशन। इफ देयर इज नो डेविएशन देन कंट्रोलिंग प्रोसेस एंड्स देयर। क्लियर है बेटा। तो ये इसमें सिंपल सिस्टम रहेगा। तो हमने इस वीडियो में आज कंट्रोलिंग फंक्शन, जो कंट्रोलिंग प्रोसेस था, उसको कंप्लीट कर दिया बेटा, एंड रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग को कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक्स के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे बेटा। तो तब तक के लिए थैंक यू।